इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, मॉब लिंचिंग के मामले में पहला जजमेंट है, पहला कन्विक्शन है, इतनी बड़ी खबर है। उस मॉब लिंचिंग के मामले में जजमेंट आया और मैं उस जज का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिस जज ने हिम्मत दिखा करके ये जजमेंट दिया है। और कितने लोगों ने जजमेंट कवर किया, कितने लोगों ने इसमें प्राइम टाइम शो किए। तो उस अगर वो एनडीटीवी ना होता, डॉक्टर रॉय की मजबूत पीठ ना होती, सुनील सैनी ना होते, श्रीनिवासन जैन ना होते, तो ये कहानी हो ही नहीं सकती थी। अहमद भाई, बोल्ड स्टेप्स लेना है हो, बिल्कुल, क्यों नहीं, बोल्ड स्टेप लेने चाहिए, बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। और मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बात को, उन्होंने रमेश भदौड़ी को टिकट नहीं दिया, जिसने हाउस में दानिश अली को धार्मिक टिप्पणी करी, साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा, प्रवेश वर्मा का टिकट काटा, जो देश के गद्दारों को जूते मारो ऐसे नारे लगा रहे थे, जहर उगल रहे थे। उम्मीद है कि अगर ये सरकार आती है, अब चुनाव होने और आती है, तो उम्मीद है बड़े फैसले लेंगे। दुख उस बात का है कि पुलिस जो है हिंदू और मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखने लग जाती है। कि आज जिस संस्थान के लिए स्टोरी की, एनडीटीवी के लिए, और वो जब कल उसका असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, तो संस्थान को खुश होना चाहिए, चलाना चाहिए था कि एनडीटीवी का स्टोरी का इम्पैक्ट हुआ है। पर नए एनडीटीवी में इन कहानियों की जगह नहीं है। आप सहारनपुर की घटना ले लीजिए, पिछले साल की 2022 की, सहारनपुर में लड़कों को पीटा पुलिस ने कमरे में बंद करके, उठा उठा के, और फिर एक भाजपा का प्रवक्ता ट्वीट कर रहा है रिटर्न गिफ्ट। कस्टोडियल डेथ्स बताइए सबसे ज्यादा देश में किस राज्य में हो रही है? अब राम जी का देश है, देश तो महात्मा गांधी का भी है। तो महात्मा गांधी की अहिंसा के बताए रास्ते पर कौन चल रहा है अहमद भाई? यहाँ तो इंस्टेंट जस्टिस ले लो, बुलडोजर चला करके, कोर्ट जजमेंट देगी, देती रहेगी, चला दो बुलडोजर। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए द रेड माइक के फाउंडर सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। आपको याद होगा 18 जून 2018 की तारीख, तपती धूप, इंतहाई सख्त गर्मी का महीना, गर्मी का मौसम। उस बीच जो कुछ हुआ था, पिलखुआ, हापुड़, ये सब घटनाएं आप याद करिएगा, रिकॉल करिएगा, ये आगे काम आएंगे आपको समझने में। उस पूरे इंसिडेंट में जिस तरह से कासिम की लिंचिंग हुई थी और एक समायदीन नाम के एक शख्स की जिस तरह से उसके साथ अभद्रता और बदतमीजी की गई थी, और हालांकि कासिम की उस लिंचिंग में मौत हो गई थी। उस पूरी घटना को सौरभ शुक्ला ने काफी करीब से देखा था। उस समय भी इनके हाथ में लाल माइक था और आज भी ये लाल माइक के साथ ही हैं। ब्रांड बदला है, काम वही है, चीजें वही हैं। ग्राउंड पे उतर करके संघर्ष, तपस्या, परिश्रम और प्रयास सौरभ का जारी है। उसी घटना पे हम बात करेंगे जो हापुड़ में हुआ था। साल भी 2018 था, तारीख भी 18 थी, महीना जून का था। सौरभ, क्या हुआ था? उस पूरी घटना को आप बहुत करीब से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। अहमद भाई देखिए, किसी देश दुनिया में तमाम अवार्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड मिलते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड है कि आपकी की गई किसी स्टोरी में या उस स्टोरी की वजह से न्याय मिले। और आज आपके सामने बैठ करके फक्र भी हो रहा है और दुख भी है। फक्र इस बात का है कि हमने इस पूरी कहानी में लिंचिंग, कासिम नाम के एक कासिम कुरैशी की हत्या कर दी थी भीड़ ने, और समीउद्दीन नाम के 65 वर्षीय किसान को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, उसकी दाढ़ी नोची गई थी। और जो उनकी हत्या की गई थी वो इस शक में की गई थी कि ये लोग गौकशी करते हैं और गाय काटने के लिए ले जा रहे थे, जबकि मौके से कोई गाय नहीं मिली थी। और भीड़ ने मतलब मारा था, घसीट घसीट मारा था, चमड़ी तक निकल गई थी कासिम की पीठ में, इतना घसीटा था, पीछे से चमड़ी निकल गई थी। इस पूरे केस में जब यूपी पुलिस ने मुकदमा लिखा तो बता दिया कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये तो रोड रेज का केस है। मोटरसाइकिल भिड़ गई थी, उसमें लड़ाई वड़ाई हुई और उस रोड रेज के केस में कासिम को पीट दिया और कासिम मर गया और समीउद्दीन बचा। और इस केस में अहमद भाई, सारे जो 10 आरोपी थे उनकी बेल हो गई। तो बेल हो गई तो एनडीटीवी में चर्चा हुई, इस वक्त एनडीटीवी में थे कि भाई ये तो ऐसा केस है, इसमें बेल हो गई। हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस केस से तो पर्दा उठना चाहिए। ये केस कासिम की मॉब लिंचिंग का केस और पहलू खान की मॉब लिंचिंग का केस जो अलवर में हुआ था, हम लोग निर्णय लिया कि इसमें हम लोग कुछ करेंगे। तो हम इस पूरे केस में
इस केस में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। जो आरोपी थे युधिष्ठिर सिसोदिया, राजेश सिसोदिया, सब वहीं के रहने वाले, गांव के पिलखुआ जो हापुड़ में है वहां पे। तो इन सबका स्टिंग ऑपरेशन किया। हम इनसे मिले कह के कि हम किसी हिंदूवादी संगठन से हैं। इन्होंने हमारे स्टिंग कैमरा में, वो स्टिंग ऑपरेशन अभी भी अवेलेबल है। अहमद भाई रूह कांप गई। इन्होंने हमारे कैमरे के सामने स्टिंग ऑपरेशन में माना कि इन्होंने ही मारा था, इन्होंने घसीटा, इन्होंने कासिम पानी मांग रहा था, इन्होंने कहा कि वो पानी मांग रहा था, हमने उनको पानी नहीं दिया, घसीट घसीट मारा। और जब इनको मार करके गए, मुसलमान थे, जब मार करके गए तो जेल में मेरा सब स्वागत हुआ। मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। तमाम राजनीतिज्ञों के नाम लिए कि फलाने मंत्री ढिमकाने मंत्री जानते हैं। और अहमद भाई याद है 2018 की बात है, फिर स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया। और इस स्टिंग ऑपरेशन को ले जाकर के वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि देखिए कैसे पुलिस ने सबको छोड़ दिया, और ये देखिए स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि कैसे इन लोगों ने कासिम की हत्या करी, उसको पीटा, उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हापुड़ कोर्ट को कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, और सुनवाई करने के बाद दोषी उनको सजा मिली। अहमद भाई स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये भी कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा देने की बात की गई। हमने सुरक्षा लेने से मना कर दिया, हमने बोला इन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए हमें। अहमद भाई जब केस में मुकदमा आया तो हमने गवाही भी दी केस में, हम गवाही भी देने गए, शिनाख्त परेड भी हुई, हमने पहचाना भी लोगों को। तो आज जो परिश्रम, जो मेहनत करी उस केस में, उसका फल मिला है। और जो 10 आरोपी हैं अहमद भाई इस केस में, सबको हत्या का दोषी करार दिया है कोर्ट ने, 302 का मुजरिम माना है कोर्ट ने, और सबको उम्र कैद की सजा दी है। सबकी बेल कैंसिल हुई, सब जेल गए हैं। तो फख्र इस बात का है कि इस न्याय को दिलाने में छोटा मोटा योगदान हमारा भी है। दुख इस बात का है कि समाज की मानसिकता कैसी है, और समाज की मानसिकता तो कैसी है, जैसी है तो तैसी है ही। जो पुलिस है उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। दुख उस बात का है कि पुलिस जो है हिंदू और मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखने लग जाती है। तो दुख इस बात का है। और मैं तो बहुत छोटा सा एक किरदार हूं जो न्याय मिला है। जो इस पूरे केस में जो हीरो हैं, जिनकी वजह से न्याय मिला है, वो है वृंदा ग्रोवर, वकील वृंदा ग्रोवर, उनके जो जूनियर है शौतिक बैनर्जी। उनके अथक प्रयास और उनकी पैरवी ना होती है अहमद भाई, तो आज ये न्याय नहीं मिलता। मैं तो बस एक वो, जब उस गिलहरी की तरह हूं जिसने, जो मिट्टी लेकर राम जी के लिए पुल बनाने में लगी हुई थी, मैं उस गिलहरी हूं। लेकिन नल नील तो इस कहानी के वो वृंदा ग्रोवर है। और वृंदा ग्रोवर अगर ना होती तो इस केस में न्याय नहीं मिलता। मतलब वो देवी से कम नहीं है। सौरभ, आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने अपनी जिंदगी को दांव पे रखा। जिस तरह का माहौल था, जिस तरह हिंदू मुस्लिम आज भी हो रहा है, ऐसे समय में एक पत्रकार के तौर पर आप जमीन पे उतरे, एनडीटीवी का माइक लिया, अपनी जिंदगी को दांव पे रखा, अपने आप को एक संगठन से बताया, और जा करके पूरे इस केस को स्टिंग करके आपने दुनिया के सामने सच्चाई रखी। क्या आपको लगता है यह पत्रकारिता अब भारत जैसे देश में कम से कम बची है? नहीं नहीं, अब नहीं होता ये सब। अब नहीं होता है मत भाई ये सब। अब हिम्मत ही नहीं है। कल जब ये जजमेंट आया, इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, मॉब लिंचिंग के मामले में पहला जजमेंट है, पहला कन्विक्शन है, इतनी बड़ी खबर है। उस मॉब लिंचिंग के मामले में जजमेंट आया, और मैं उस जज का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिस जज ने हिम्मत दिखा करके जजमेंट दिया है। और कितने लोगों ने जजमेंट कवर किया, कितने लोगों ने इसमें प्राइम टाइम शो किए। तो अगर वो एनडीटीवी ना होता, डॉक्टर रॉय की मजबूत पीठ ना होती, सुनील सैनी ना होते, श्रीनिवासन जैन ना होते, तो ये कहानी हो ही नहीं सकती थी अहमद भाई। मैं करना चाहूं भी नहीं हो सकती थी। और रही बात जान दांव में, बिल्कुल जान दांव में लगाई, और उसके बाद बड़ी धमकियां भी मिलती रहीं। और कोर्ट में भी घूरा, कोर्ट में भी जब शिनाख्त की गई क्योंकि वहीं के लोकल्स थे। लेकिन अहमद भाई देखिए क्या है कि ईमान साफ होना चाहिए। हमारा ईमान बहुत साफ है। मैं भगवान बजरंगबली का भक्त हूँ, श्री राम का भक्त हूँ, मोहम्मद साहब को पढ़ा है, इमाम हुसैन को पढ़ा है, उनका संघर्ष जानता हूँ, महात्मा गांधी को मानने वाला हूँ। और डरना किस बात से, डरता वरता नहीं है अहमद भाई। माँ की तो जो नीति में लिखा है
वो चौपाई है ना रामचरितमानस की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सो तुम्हारी। मेरी सकल संपदा उस ऊपर वाले का है, और ऊपर वाला ना होता तो मैं वो काम ही नहीं कर पाता। तो उस ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि इस न्याय दिलवाने में तो हम तो माध्यम माध्यम बने, लीला तो उनकी है। नहीं, इस पूरे 6 साल के इस पूरे प्रकरण में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपने कहा कि धमकियां भी दी गई, टॉर्चर भी करने का प्रयास हुआ, आपको सिक्योरिटी भी देने की कोशिश की गई, आपने रिजेक्ट कर दिया। ये अहमद 6 साल कैसे गुजरे आपके? 6 साल में, शुरू शुरू में 6 साल में तो ज्यादा, शुरू शुरू में कुछ महीने जो है कुछ लोगों ने जरूर फोन किए और बोला कि नहीं आप गवाही देने नहीं जाना, जो बहुत सारी चीजें, देखो पत्रकार है यार, अब जब पत्रकार रिपोर्टर है ना, मैं इस बात में कोई बहुत बड़ा तमगा नहीं समझता हूँ, मेरा काम था, मैंने काम किया ना, मैं इस बात को बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहता हूँ ना बेचना चाहता हूँ कि धमकी वमकी मिली। धमकी मिली, शुरू शुरू में लोगों ने कहा, आया कहा, पर हम डटे रहे। परेशानी कोई नहीं, परेशानी क्या हुई, आपको पता था, हमें पता था कि इसमें आगे होगा। हाँ, दुख जरूर इस बात का है कि आज जिस संस्थान के लिए स्टोरी की, एनडीटीवी के लिए, और वो जब कल उसका असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, तो उस संस्थान को खुश होना चाहिए, चलाना चाहिए था कि एनडीटीवी का स्टोरी का इम्पैक्ट हुआ है। पर नए एनडीटीवी में इन कहानियों की जगह नहीं है। मेरी कोई शक शुबा नहीं है, ना मुझे कोई किसी अडानी और अंबानी से कोई समस्या है। मैं इतना चाहता हूं कि ये कहानियां देख करके, सुन करके, जब किसी रिपोर्टर के स्टोरी का इम्पैक्ट होता है ना, तो उससे बड़ा जो मतलब आज मैं अपने आप को खुदा तो नहीं समझता, ना मैं हूं, लेकिन बहुत थोड़ा नीचे ही समझ रहा हूँ कि आज इतनी खुशी हो रही है इस बात की। तो डर वर क्या है कि हाँ 6 साल उतने मुश्किल तो क्या, शुरू के महीनों में कुछ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसके लिए हम तैयार थे ना। मैं बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता हूँ कि लोग कहेंगे देखो सिंपैथी बटोर रहा है और बहुत नहीं, महान सवाल बन गया। सवाल सौरव सिंपैथी का नहीं है। नया कानून आया है, लिंचिंग को लेकर उम्र कैद की सजा भी होगी। ये नए कानून में इस बात का पूरा प्रावधान है। सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में जब आपने ये पूरा संघर्ष किया, पूरा प्रयास किया, और आप खुद ये मान रहे हैं कि पुलिस हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखती है, तो ये चीज एक लोकतांत्रिक सेटअप के लिए कितनी बड़ी खतरनाक है? बहुत बड़ा खतरा है। आप देख लीजिए, आप सहारनपुर की घटना ले लीजिए, पिछले साल की 2022 की, सहारनपुर में लड़कों को पीटा पुलिस ने कमरे में बंद करके, उठा उठा के, और फिर एक भाजपा का प्रवक्ता ट्वीट कर रहा है रिटर्न गिफ्ट, और एसएसपी कह रहे हैं तो सहारनपुर का मामला ही नहीं है, हमने स्टोरी करके प्रूव कर दी कि सहारनपुर के ही लोग हैं, लड़के हैं। बाद में कोर्ट से उनको छोड़ना पड़ा, कोर्ट से छूटे सारे निर्दोष लोग। ये तो सामने होता रहता है। कस्टोडियल डेथ्स बताइए सबसे ज्यादा देश में किस राज्य में हो रही है? तो सबको अपने चश्मा साफ करने की जरूरत है। देखिए सौरभ, ये तो देश राम जी का है। राम जी के यहाँ तो जालिम की सजा मजलूम तय करता है। मजलूम से पूछा जाएगा कि जालिम को क्या सजा दी जाए। यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है। अब राम जी का देश है, देश तो महात्मा गांधी का भी है। तो महात्मा गांधी की अहिंसा के बताए रास्ते पर कौन चल रहा है अहमद भाई? यहाँ तो इंस्टेंट जस्टिस ले लो, बुलडोजर चला करके, कोर्ट जजमेंट देगी, देती रहेगी, चला दो बुलडोजर, ढा दो जमीन, ढा दो घर, तुम ही मुंसिफ कातिल हम, कोर्ट भी तुम्हारा। बहरहाल मैं ज्यादा नहीं बोल रही। देखिए अहमद भाई यार, ये सब सारी चीजें हैं, हम तो भाई छोटे से रिपोर्टर हैं जो देखते हैं, कह देते हैं। मेरा ईमान और मेरा अकाउंट दोनों साफ है। एक आखिरी सवाल, अभी 2 दिन पहले एक घटना और हुई, आपने देखा, इसी दिल्ली में हुई। पुलिस वालों ने जूते से मारा, ठोकर मारी, हाँ। बाकायदा मारा, ठोकर भी मारी, हाथ से भी मारा, और दिख रहा है। मतलब क्या कोई पुलिस इतनी बर्बर हो सकती है कि मतलब पूजा प्रार्थना इस दौरान भी इस तरह की हरकतें करे? अहमद भाई मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मुझे कोई इसमें कोई मैं वो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाई इस परिवार से आता हूँ, उस परिवार के संस्कार हैं। हमारे यहाँ हमारे जो ग्रैंडफादर साहब कहते थे, हमारे बाबा साहब कहते थे कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो सामने से मत गुजरो। तो हमारे तो वो संस्कार हैं। देखिए मैं इस मामले में, इस केस में दिल्ली पुलिस की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर साहब हैं, उनकी बहुत दाद देता हूँ कि उस तोमर पर, उस एसआई पर तुरंत कार्रवाई की गई। यहाँ चश्मा साफ था। लेकिन किसी पुलिस वाले लेकिन को इतनी हिम्मत कैसे हो लेकिन सकती है, ये लेकिन सवाल तो लेकिन पैदा होगा लेकिन ना। लेकिन बात मानसिकता की है।
वो तो जो कमिश्नर ने किया, सस्पेंड किया, कार्रवाई की, इलाके के लोगों ने भी शांति बनाए रखी, सब सीनियर लोगों ने भी समझाया कि नहीं, जो हुआ वो हुआ। लेकिन बात मानसिकता से है। जो पुलिस में भर्ती हो रहा है वो उसी समाज से तो भर्ती हो रहा है। जो जिस पूरे समाज में चल रहा है, जो तमाम चीज़ें व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, तो वो तो एक पुलिस वाला भी देख रहा है, एक वकील भी देख रहा है, एक फलाना भी देख रहा है, रिक्शा वाला भी देख रहा है। तो जो पुलिस में भर्ती होते हैं, जो वकील बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, वो भी तो समाज से आते हैं। तो बात तो मानसिकता की है। हिम्मत तो हो ही रही है लोगों की। एक आखिरी चीज बताएं आप कि इसका हल कोई नजर आता है आपको? अहमद भाई, हल बिल्कुल है। हल ये है कि एटलीस्ट पुलिस वालों को अपना जो बायस है ना, वो अपनी चमड़ी के अंदर रखना चाहिए। जो जहर घुल गया है समाज में, उसको कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए बहुत लंबी सुनियोजित कोशिश की जरूरत है। और वो कोशिश शीर्ष से होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा दे देने से नहीं होगा। विश्वास पैदा करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। नहीं, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, साफ साफ कहा, अगर प्रधानमंत्री इस तरह का दो चार बोल्ड स्टेप ले लें, आपको नहीं लगता है कि इमीडिएट सारी चीजें हल हो जाएंगी? प्रधानमंत्री कहते मेरे मुसलमान भाइयों का नाम आ रहे, मेरे दलित भाइयों का नाम आ रहे, मेरे हिंदू भाइयों का नाम आ रहे। प्रधानमंत्री, हमें मुझे बहुत यकीन है इन प्रधानमंत्री पर। बोल्ड स्टेप्स लेना है हो, बिल्कुल, क्यों नहीं, बोल्ड स्टेप लेने चाहिए, बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। और मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बात का, उन्होंने रमेश भदौड़ी को टिकट नहीं दिया, जिसने हाउस में दानिश अली को धार्मिक टिप्पणी करी, साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा, प्रवेश वर्मा का टिकट काटा, जो देश के गद्दारों को जूते मारो ऐसे नारे लगा रहे थे, जहर उगल रहे थे। उम्मीद है कि अगर ये सरकार आती है, अभी चुनाव होने और आती है, तो उम्मीद है बड़े फैसले लेंगे। बाकी जो आप शेर कहते रहते हैं कि चमन यूं ही रहेगा यूं और ही हजारों रहेगा, बुलबुलें अपनी अपनी बस, बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। तो बस, तो चमन रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, अटल जी कहते थे देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, आंदोलन होंगे, खत्म होंगे, जीत होगी, हार होगी, लेकिन दिल से दूरी नहीं होनी चाहिए। एक बार दिल से दूरी हो जाती है तो बहुत वक्त लगता है अहमद भाई, बहुत वक्त लगता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सौरभ शुक्ला, जिनका साफ कहना है, बहुत प्यारी बात सौरभ ने कही कि सब कुछ चला जाए लेकिन दिल से अगर अगर दूरी चली गई, दिल में अगर खटास आ गई, तो उसको आप कैसे पाटेंगे। इसलिए जरूरत है दिलों को मिलाने की, विवेकानंद और मौलाना आजाद के भारत के लोगों को साथ में मिलकर के चलने की। तभी हम सुपर पावर बन सकते हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।